हेलो। हेलो। अच्छा, मैं दिखाई भी दे रहा हूँ अंशु भाई, और आवाज भी आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आवाज आती रहनी चाहिए, क्योंकि सारा माजरा आवाज के बंद होने का रहता है ना। आवाजें धीमी होती हैं तो कठिनाई होती है, और आवाजें मौन होती हैं तो कठिनाई होती है। तो आवाज आती रहनी चाहिए। अंशु भाई, नमस्कार आपको। अ, सुभाष राय सर, प्रणाम। स्वागत है आप सबका। तो मैं चाहता हूं कि 2-3 मिनट हम और 2 मिनट और रुकते हैं। उसके बाद फिर हम वक्तव्य की शुरुआत कर देंगे। जस्ट 2 minute we will wait and then start speech. तो कोरोना का यह दौर चल रहा है। हम सब ने सोचा था कि कोरोना गायब हो जाएगा, और गायब हो रहा है। लेकिन ना तो कोरोना गायब हुआ, और न तो ऑनलाइन से ऑफलाइन होने के जो हमारे प्रयास थे वो सफल हुए। तो हालांकि फेसबुक ने एक अच्छा माध्यम ये दे दिया है कि हम अपनी बात और अपनी आवाज एक दूसरे तक पहुंचा सकें, और दूसरों की बात और आवाज को अपने तक पा सकें। और चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था ने इस माध्यम का बड़ा ही अच्छा सदुपयोग किया है, और लगातार कई महत्वपूर्ण आयोजन इस प्लेटफॉर्म पे हुए हैं। और यह मेरे लिए एक खुशी और सौभाग्य की बात है कि मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पर वक्तव्य देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था की पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूं, और अंशु भाई का धन्यवाद कि उन्होंने इतने श्रम के साथ यह सब आयोजन किया। दोस्तों, सवाल कोरोजीवी कविता और अ, कवि सुभाष राय की रचना दृष्टि का है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरा वक्तव्य होगा वो कोरोजीवी कविता और सुभाष राय की रचना दृष्टि पर केंद्रित होगा। इसके पहले कि मैं सुभाष राय जी के रचना दृष्टि पर आऊं, मैं
कुछ बातों को स्पष्ट करते हुए कोरोजीवी कविता पर अपना मंतव्य स्पष्ट करूंगा। उसके बाद हम सुभाष राय की रचना धर्मिता की परख करेंगे। यह आप सब जानते हैं और कई प्लेटफॉर्म पर मैं भी बता चुका हूं कि कोरोजीवी कविता कोरोना समय में लिखी गई कविताओं को कहते हैं और उसके बाद के समय की कविताओं को भी कहते रहेंगे। क्यों कहते रहेंगे उसका कारण बीच में मैं आपको स्पष्ट करता चलूंगा। तो यह आश्चर्य नहीं है। प्रणाम सर, श्री प्रकाश शुक्ला सर का आगमन हुआ है और मैं प्रणाम निवेदित करता हूं सर। यह बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि बात में बात के तहत, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि बात में बात के तहत जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत हमने इस कोरोना काल में की और लगभग समकालीन साहित्यिक मुद्दों के साथ साथ मध्यकालीन शब्द संपदा से होते हुए जो बातें निकल कर आई, उन बातों में एक बात इस समय के कविताओं के नामकरण का भी था। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब समकालीन कविता के नाम से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ है जो छूट रहा है और बहुत कुछ है जो भ्रम फैला रहा है। तो उन भ्रमों को भ्रम फैले इसे रोकने के लिए और जो छूट रहा है उसे समेटने के लिए यह समय की मांग थी कि कवि युग का, कविता युग का नामकरण हो। बिंब प्रतिबिंब को दिए गए एक साक्षात्कार में यह मेरी जिद थी श्री प्रकाश शुक्ल से कि आप नामकरण करिए, और हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आलोचक तो वैसे भी शांत मांत बैठे हैं, आलोचना की सत्ता अपदस्थ हो रही है। ऐसे में जो विश्वसनीयता का संकट है वो विश्वसनीयता कहां से बनेगी। तो श्री प्रकाश शुक्ल जी ने 3 नाम सुझाए, वो मैं कई प्लेटफॉर्म पर बता दिया हूं, यहां बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता देना चाहता हूं कि वे 3 नाम, जिसमें से एक नाम अस्मिता मूलक कविता, दूसरा नाम प्रायोजनिक कविता और तीसरा नाम कोरोजीवी कविता बताया उन्होंने। और अस्मिता मूलक कविता के अंतर्गत जो विमर्श केंद्रित कविता में जो विमर्शों का आगमन होता है और उसको केंद्र में रख करके जो बात की जाती है उसको उन्होंने अस्मिता मूलक कहा। और अस्मिता मूलक के बाद जो प्रायोजनिक कविता है उस पर अभी हमारी चर्चा होनी है, हम विस्तार प्रक्रिया में हैं। और प्रायोजनिक कविता में जो साप्रयोजन कविताएं लिखी गई, जहां आदमी संवेदना को आधार न बना करके पार्टी केंद्रित चीजों को और झंडे केंद्रित चीजों को प्रयोजन बनाया। तो प्रायोजनिक कविता के बारे में अभी हमारा विमर्श करना है, उस पर हम बाद में बताएंगे। कोरोजीवी कविता के लेकर के बात हुई और वही कोरोजीवी कविता को लेकर के लोगों ने, जब यह नाम चला तो कई लोगों ने मुझको भी फोन किया कि भाई अपनी कोरोजीवी कविता की कुछ लेख, कुछ कविताएं मुझे भेजिए ताकि मैं समझ सकूं कि यह कोरोजीवी कविता क्या है। और मैंने उन्हें पक्का आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी चीजें पहुंचेंगी। और तब तक केएल पचौरी प्रकाशन के वाल से श्री प्रकाश शुक्ल का एक वक्तव्य होता है जिसमें कोरोजीवी कविता की विधिवत सैद्धांतिकी स्पष्ट की जाती है। और उसी दौरान महामारी को लेकर जो सीरियल वक्तव्य चलते हैं श्री प्रकाश शुक्ल जी के, उसमें
कोरोजीवी कविता के तमाम सिद्धांतों को लेकर के व्याख्या हुई। अब यह आश्चर्य नहीं है कि अन्य विधाओं की शुष्क दयनीयता को देखते हुए, अन्य विधाओं की शुष्क और दयनीयता को देखते हुए जन का विश्वास कविता पर बढ़ा है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कोरोजीवी कविता क्या है, जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आप लोग सुन चुके हैं। और क्योंकि विषय है कोरोजीवी कविता और सुभाष राय की रचना दृष्टि, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोरोजीवी कविता क्या है। तो अन्य विधाओं की शुष्क और दयनीयता को देखते हुए जन का विश्वास कविता पर बढ़ा है। भरी पूरी सेना का इंतजार करना और उस समय जब दुश्मन एकदम सब कुछ छत बिछत कर रहा हो, अन्य विधाओं का परिदृश्य कुछ ऐसा है, कविता का नहीं। मतलब कोरोजीवी कविता जब लिखी जाने लगी और जनता के बिछोह पर जब कवि की संवेदनाएं आने लगी, तो यह निरापद नहीं है कि बहुत से लोगों ने कोरोजीवी कविता को प्रश्न की दृष्टि से देखा और ये आवाज दिया कि इतनी कविताएं क्यों लिखी जा रही हैं, इतनी कविताएं क्यों लिखी जा रही हैं, कवि संवेदना का व्यापार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उन्हें हम ये बता देना चाहते हैं कि कवि सेना को इकट्ठा नहीं करता। सेना को इकट्ठा करना उन लोगों का काम है जो डरते हैं जन के बीच पहुंचने से, जो अपने आप को तमाम घेरों में सुरक्षित रखते हैं। और जब कविता की बात आती है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कवि और कविता दोनों निर्द्वंद होकर के समरभूमि में उतरते हैं और स्वतंत्र होकर विचरते हैं, क्योंकि वे जितनी अपनी रचना में ईमानदार होते हैं, उतनी ही अपनी रचना धर्मिता में ईमानदार होते हैं। मैं यह फिर कह देना चाहता हूं कि कुछ लोग थे जो कोरोजीवी कविता को लेकर प्रश्न खड़े कर रहे थे और उसकी विश्वसनीयता को लेकर सशंकित थे। निश्चित ही वे लोग कविता की विश्वसनीयता को लेकर नहीं, अपितु अपनी नादानी और नासमझी को लेकर दुविधा में थे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोरोजीवी कविता ने किस तरह अपनी भूमिका का निर्वहन किया, क्योंकि कहा उनके बारे में जाता है जो लगभग लोगों से अपरिचित होते हैं। ना तो वे परिवेश में होते हैं और ना ही तो परिवेश उनके लिए होता है। कोरोजीवी कवियों के विषय में ऐसा नहीं है। जनता के सूखते कंठ को आशाओं के दीप से नहीं, अपितु संघर्ष के माध्यम से उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में कवियों के श्रम को आप कैसे नकार सकते हैं? आपने यह प्रश्न उठाया कि कविताएं अधिक लिखी जा रही हैं और कवि संवेदना का व्यापार कर रहे हैं और तमाम प्रश्न उठाया आपने, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप उनके श्रम को नकार कैसे सकते हैं? कैसे नकार सकते हैं भयंकर षड्यंत्रों के बीच उस अदम्य जिजीविषा को जो एक एक दृश्य को देखकर द्रवित हो रहे थे। सूखते कंठ और पथराई आंखों से बुझती आशाओं के उस लौ को संभालने में व्यस्त थे, जिनसे अंधेरे में डूबे घरों को रोशनी नसीब हुई। बहुत से लोग नकार सकते हैं क्योंकि उन्हें संवेदनाओं से नहीं, व्यापार की रणनीतियों से लेना देना है। व्यापारी संवेदनाओं की परख की जानकारी व्यापारियों के पास नहीं होती। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस कोरोना काल में कितने व्यापारी साहित्यकार जुटे रहे परिदृश्य को मंडी का रूप देने में,
लेकिन यह बताने की आवश्यकता जरूर है कि वे कौन से कवि हैं जिन्होंने कोरोना काल की विसंगतियों में जन की आशाओं, आकांक्षाओं एवं स्वप्नों को बचाए रखने की कोशिश की। यह बताने की जरूरत है। वे कौन से कवि थे जो बच्चों की हंसती आंखों की चंचलता और उन चंचल आंखों में छिपी मां की व्याकुलता को पहचान रहे थे और हर हाल में ममत्व से लबरेज प्यार दुलार मनोहार की शाश्वत परंपरा को जिंदा रखना चाह रहे थे। कवि बहुत से कवि हैं जिन्होंने कोरोजीवी कविता लिखी, लेकिन सबका नाम लेना यहां संभव नहीं है। विषयांतर न हो, इसलिए कुछ कवियों का जिक्र करते हुए अपने विषय पर वापसी करूंगा। एक ऐसा कवि है इस दौर में जो विश्व की सरकारों द्वारा जनता को लावारिस छोड़ देने, एक ऐसा कवि है इस दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, कोरोना काल में, जो विश्व की सरकारों द्वारा जनता को लावारिस छोड़ देने की रणनीति से चिंतित है और खुद के मरने से पहले ईश्वर को मरते देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है? क्योंकि ईश्वर ने अपने ईश्वरत्व को खो दिया। नाम शायद आपके निगाहों में आ चुका होगा, क्योंकि कई बार, एक दो बार मैंने भी उस कविता को पढ़ा, डाला भी, आपके दिमाग में वो नाम आ गया होगा। मदन कश्यप, जिन्हें कविता में बहुत कम लेकिन जरूरी बात कहने की आदत है। एक ऐसा कवि है जो प्रेम, इस संकट दौर में भी प्रेम की उर्वरता को खत्म नहीं होने देता और जन संघर्ष की नीतियों को जिंदा रखने के प्रयत्न में स्वयं को शामिल रखता है। कौन है वह कवि? स्वप्निल श्रीवास्तव। उनकी कविताओं में प्रेम के उजास को देखिए। कोरोना काल के दौरान भी कहन का अंदाज ही कवि के पहचान को बता देती है। एक कवि जो नीरवता को देखकर हैरान है और कोयलिया जल्दी कूको ना का आह्वान करते हुए प्रकृति को नीरवता भंग करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह करता है, ताकि धरती में कलरव का संचार हो। भय में भी सांस्कृतिक अस्मिता और जन संघर्ष की तत्परता का दीप लिए शब्द सत्ता को पुनर्प्रतिष्ठापित करने में व्यस्त है। कौन है वह कवि? श्री प्रकाश शुक्ल, जो उत्तर कोरोना और कोरोना में किचन जैसी कृतियों के माध्यम से युग बोध को व्यवहारिक आकार दे रहा है। कुछ और कवि हैं। लखनऊ के कवि चंद्रेश्वर, संजय कुंदन, माधव कौशिक, नीरज नीर, युवा कवि अमरजीत राम, शीला पांडे, राजवंती मान जैसे कवि कवित्रियों की सक्रियता बराबर बनी रही। जिन्हें राज्य सरकारों से लेकर मीडिया तक का साथ नसीब नहीं हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे ऐसे कवियों की कविताओं को फेसबुक पर पढ़ते देखते अपने साथ किन्हीं के होने का विश्वास लिए रहे और इस अराजक और लगभग जंगल बन चुके परिदृश्य में स्वयं को जिंदा रखने में सफल हो सके। कोरोजीवी कविता के उद्भव और सिद्धांत के प्रश्न पर हम अभी बता भी चुके हैं और कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। कई लोग जिन्होंने कोरोजीवी कविता का नामकरण सुना तो उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की। अब जिन्होंने कोरोजीवी कविता के नाम पर आपत्ति जाहिर की, उन्होंने कहा कि इसे कोरोना काल की कविता कहो। नाम आ रहे हैं सामने धीरे धीरे और वे कह रहे हैं कि आप कोरोना काल की कविता कहो।
मेरा यह सीधा मानना है कि जो ऐसा कह रहे हैं उन्हें एक बार साहित्य इतिहास परंपरा को देखना चाहिए और कोशिश करके नामकरण पद्धति पर विचार करना चाहिए। श्री प्रकाश शुक्ल से जब मेरी इस बात में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, कोरोजीवी कविता नाम और समय की मोहताज नहीं है। यह एक अवधारणा है जो कोरोना काल के बाद भी निरंतर जारी रहेगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभाव और स्मृति, यह दो चीजें कहां खत्म होंगी। जब यह नहीं खत्म होंगी तो कोरोना के जाने के बाद भी कोरोना का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर बने रहेगा, और जब जब उस प्रभाव की चर्चा होगी तब तब कोरोजीविता उस कवि के अंदर होगी, उस जनसामान्य में होगी, उस कविता के अंदर होगी, रचना के अंदर होगी। नाम एक बात, दूसरी बात यह है कि नाम जितना संक्षिप्त होता है उसका प्रभाव उतना ही अधिक पड़ता है। इस दृष्टि से भी कोरोजीवी कविता पर विवाद नहीं किया जा सकता है, ये मैं कहता हूं। यह लगभग हर वह मजबूत विचारक कहेगा, चिंतक कहेगा, जो नामकरण की पद्धति और विषयगत विशेषताओं को ध्यान में रखकर चीजों को देखना जानता है। जहां तक बात कोरोजीवी कविता के विचार, विषय और विस्तार को लेकर है, तो हर एक विषय जिसका मनुष्य की मनुष्यता से थोड़ा भी संबंध है, कोरोजीवी कविता के दायरे में आएगा। शोषण, जमाखोरी, तंत्र की नाकामी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सीमाओं का अतिक्रमण, कारपोरेट जगत के जन विरोधी नीतियां, भूखी नंगी हताश परेशान जन सामान्य की विक्षिप्त स्थिति, यह सब मूल चिंताएं हैं कोरोजीवी कविता की। जो लोग राष्ट्रवाद, सुविधाभोगी जीवन परस्ती, प्रेम, श्रृंगार, नख, सिख, वर्णन आदि को कोरोजीवी कविता के दायरे में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, क्योंकि इन सब पर कोरोजयिता का प्रभाव तो पड़ा ही है। लेकिन ऐसे लोग उसी तरह कोरोजीवी कविता में शामिल माने जाएंगे जिस तरह समाज में बहिष्कृत लोग, जिनका किसी अपराध आदि के करने पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। यदि आप यह पूछते हैं ऐसा क्यों, तो मुझे लगता है कि समझ को विकसित करने की जरूरत है आपको। अब बात करते हैं कवि सुभाष राय की रचना दृष्टि को लेकर। विषय विस्तार, कोरोजीवी कविता की विषय विस्तार और सैद्धांतिकी को लेकर बराबर बातचीत होती रहेगी। अभी सेतु प्रकाशन से अरुण होता जी के संपादन में एक महत्वपूर्ण संकलन आ रहा है, जिसमें कोरोजीवी, कोरोजयिता और तमाम मुद्दों को लेकर, इनके सिद्धांतों को लेकर के एक लंबा चौड़ा संवाद के साथ वे उपस्थित हो रहे हैं। उसमें भी बहुत कुछ स्पष्ट होगा और आपके सामने प्रस्तुत होता रहेगा। लेकिन अब जो जरूरी है सुभाष राय की कविता में कोरोजीविता का तत्व कितना मौजूद है और उनकी रचना दृष्टि को लेकर के। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उन सभी का मानना हो सकता है जिन्होंने सुभाष राय की एक भी कविताओं को पढ़ा होगा कि सुभाष राय वर्तमान समय के बहुत जरूरी कवियों में से एक है। जब मैं बहुत जरूरी कह रहा हूं तो वह अकारण ना समझा जाए, इसको कवि की प्रशंसा बिल्कुल ना मानी जाए, क्योंकि आलोचना में प्रशंसा करने की आदत मेरी नहीं है। आपको गरीबों पर कविता लिखने वाले मिल जाएंगे, मिलते ही रहते हैं और मिलते भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। विमर्श आदि पर तो लिखने वालों की कमी ही नहीं है। कई बार पता ही नहीं चलता कि लोग गाली लिख रहे हैं कि कविता लिख रहे हैं। जो निरा विमर्शों के खांचे से फिट होकर के आते हैं वो प्रोफार्मा कवि होते हैं, जैसे प्रोफार्मा आलोचक होते हैं कि एक प्रकार की समीक्षा लिख दी, किसी की भी कविता पाए, उनका उद्धरण रखा, निकाला और आलोचना संपन्न। उसी तरीके से प्रोफार्मा कवि होते हैं। वो हर प्रकार की संवेदनाओं में क्रांति का मुद्दा ठोक लाते हैं, हर प्रकार की संवेदनाओं में शोषण का मुद्दा ले आते हैं और उसके बाद कविता की जगह गाली लिखकर रख देते हैं। मैं यह कहता हूं कि जो इन सब का कारण है, उन पर बहुत कम लोग कविता लिख रहे हैं।
शोषण का, गरीबी का, विमर्शों का, इन सब का कारण कौन है? आप सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वे कौन है। नहीं बता पाएंगे तो मैं बताता हूं। तंत्र है, व्यवस्था है, राजनीति है, नेता है। कमी समाज के किसी भी हिस्से में हो, दोषी आप इन्हीं को मानकर चलिए। यह भी मानकर चलिए कि व्यवस्था विरोधी कविताएं भी इधर आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन जब आप उन कविताओं को पढ़ रहे होंगे तो उनमें व्यवस्था कम, व्यक्ति चरित्र अधिक दिखाई देगा। सुभाष राय इस बीमारी से सर्वथा बचे हुए हैं। एकदम एकदम बचे। व्यक्ति चरित्र पर उंगली। सुभाष राय की कविता को जो पढ़े होंगे, जो उनकी कविता के पाठक हैं, व्यक्ति चरित्र को लेकर के कवि ने कभी बात नहीं उठाई। मैं दावे के साथ कहता हूं, कवि ने जब भी बात उठाई, सत्ता को लेकर के बात उठाई, व्यवस्था को बात लेकर के बात उठाई, और सत्ता की निरंकुशता को लेकर के बात उठाई, और जन को सामने रख करके सत्ता की बात की, व्यवस्था की बात की, और डंके के चोट के साथ बात की। उसमें आप सभी को देख सकते हैं। आप मनमोहन सिंह को देख सकते हैं, आप मोदी को देख सकते हैं, आप तुगलक को देख सकते हैं, आप हिटलर को देख सकते हैं, आप इंदिरा को देख सकते हैं। सत्ता मतलब सत्ता, व्यवस्था मतलब व्यवस्था। बात वही कबीर वाली ही बात है कि तुम्हारे कैसे लहू हमारा कैसा पानी, कहते नहीं है कि सत्ता तो सत्ता है, कैसे तुम्हारी सत्ता कैसी हमारी सत्ता। कभी व्यक्ति केंद्रित ना होकर के व्यवस्था केंद्रित होकर के बात करता है और सिस्टम को चैलेंज करता है। कोई भी सत्ता आएगी, एक बार कवि की कविताओं के सामने होते ही वो सोचेगी 100 बार कि जन की संवेदना यहां है, जन की आवाज यहां है, जन की प्रतिबद्धता यहां है। यहां वो जल्दबाजी नहीं है कि वो, आगे मैं बताऊंगा कि वो जल्दबाजी नहीं है कि क्रांति के नाम पर झूठी कविताएं लिख करके क्रांतिकारी होने का तमगा पा लिया जाए। यदि मुझे कुछ शब्दों में सुभाष राय की कवि दृष्टि स्पष्ट करना हो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सुभाष राय मानवीय करुणा और राजनीतिक चेतना के कवि हैं। सुभाष राय मानवीय करुणा और राजनीतिक चेतना के कवि हैं। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि राजनीतिक चेतना के साथ मानवीय करुणा कैसे संभव है? तो मनुष्यता के विकास का जो मार्ग है वह राजनीतिक षड्यंत्रों को पार करने के बाद ही खुलता है। यहां यह समझना जरूरी है कि सत्ताएं दिल से नहीं, दिमाग से संचालित होती हैं। व्यक्ति एक निमित्त मात्र होता है जिस पर विचार से ज्यादा विचारधारा का दबाव होता है। विचारधाराएं अपने महत ब्रांड को महत्व देती हैं, न कि जन के हृदय में उठने वाली संवेदनाओं को। कई बार उनकी नींव इन्हीं संवेदनाओं पर टिकी होती है जिनका होना मनुष्य बने रहने के लिए जरूरी होता है। मनुष्य की संवेदनाओं पर जब विचारधाराओं की नींव तैयार की जाती है तो चाह कर भी इस षड्यंत्र से बाहर हम कहां रह पाते हैं। मनुष्य की गर्दन इस तरह फंसी होती है कि वह कातर नजरों से देखता है कि कहीं कोई आए और उसे मुक्त कर दे। कवि और कविता की छटपटाहट सही अर्थों में मनुष्य के मुक्त की छटपटाहट है। कवि और कविता की छटपटाहट सही अर्थों में मनुष्य के मुक्त की छटपटाहट है। सुभाष राय की कवि दृष्टि बराबर इस तलाश में व्यस्त है कि क्रूर सत्ता के षड्यंत्रों से कैसे मनुष्य को मुक्त रखा जाए। सत्ताएं गोटियां बिछा रही हैं और कवि रेशा रेशा उन्हें उधेड़ता चला जा रहा है, उधेड़ रहा है। वह अपनी कविता को माध्यम बनाकर जितनी गहराई में जा रहा है, मनुष्य उतना ही छत बिछत दिखाई दे रहा है। वह देखता है कि सत्ता के मद में
चोर नीति नियंताओं ने अचानक शहर पर ताला लगा दिया। कविता की पंक्तियां देखिए कवि की। अचानक शहर पर ताला लगा दिया, हजारों लोग सड़क पर आ गए। वे बार बार रोके गए लोगों द्वारा, लेकिन सच्चाई यह है कि जितने रोके गए उससे ज्यादा निकल आए सड़कों पर। जितने रोके गए उससे ज्यादा निकल आए सड़कों पर। दुनिया भौचिक रह गई, अनगिन पांवों को दुख भरी लय में एक ही दिशा में चलते देखकर। कोरोना काल के उस दृश्य को देखिए, जब लोग जनता को रोक रहे थे और जनता वहां से निकल करके सड़कों पर चल रही थी। लोग जनता को कह रहे थे कि पागल हैं, मरेंगे, कौन सी जल्दबाजी थी घर आने की, लेकिन जनता निकल रही है। और सत्ता की क्रूरता यहां भी नहीं रुक जाती है। बेबस और विवश आदमी घर वापसी के लिए, कवि की पंक्तियां देखिए इसके बाद, कुछ साइकिल से, कुछ रिक्शे से और बाकी साहस बटोरकर पैदल ही चल पड़े गांव की ओर। कुछ साइकिल से, कुछ रिक्शे से और बाकी साहस बटोरकर पैदल ही चल पड़े गांव की ओर, अपना सामान, अपने बच्चे कंधे पर संभाले हुए, भूख, दूरी, थकान और मृत्यु को चुनौती देते। आपको एक टाइम खाना न मिले तो मितली आने लगती है। 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो एड़ी के पसीने माथे से चूने लगते हैं। मृत्यु का भय आपको घर में दबोच करके रखी हुई है। और वह जो जनता है, वह बगैर किसी भय के, बगैर किसी डर के, भूख को एकदम से समाप्त करके समझ लिया कि हम भूखे नहीं हैं, मृत्यु को मरना वैसे भी है, मरना ऐसे भी है, निकल पड़ी। एक हद तक भूख, दूरी, थकान और मृत्यु को चुनौती दी जा सकती है। यहां आम आदमी से यही चूक हो गई कि वह सत्ता को चुनौती दे रहे थे। वह भूल गई कि सत्ता वाले जो हैं वो निरा पत्थर हैं। तो एक हद तक भूख, दूरी, थकान और मृत्यु को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यह सब संवेदना आधारित होती है। संवेदनाएं कभी धोखा नहीं देती, लेकिन सत्ताएं अंधी, बहरी और गैर जिम्मेदार होती हैं। उनमें संवेदना नहीं, क्रूरता दिखाई देती है। आम को खास की क्रूरता से टकराने का प्रतिफल यह मिलता है कि कुछ रास्ते में मारे गए धूप और थकान से, कुछ रास्ते में मारे गए धूप और थकान से, कुछ ट्रक से टकराकर, कुछ नींद से, ट्रेन से कटकर, रोटियां टूटे हुए सपनों की मानिंद बिखर गई पटरी पर। रोटियां टूटे हुए सपनों की मानिंद बिखर गई पटरी पर। कवि का प्रयास और कविता का संघर्ष यहीं से प्रतिरोध का पक्ष मजबूत करते हैं। यही प्रतिरोध जनता को जागरूक करने का कार्य करती है। कवि तो यहां तक कहता है कि तूफानों से टकराने के मौके जब भी मिले, पीछे नहीं हटना चाहिए। तूफानों से टकराने के मौके जब भी मिले, पीछे नहीं हटना चाहिए। सारे जोड़ों की परीक्षा हो जाती है एक बार, पता चल जाता है कितना मुकम्मल है भीतर का तूफान। भूख और अभाव की स्थिति में ही भीतर का तूफान जगता है और प्रतिरोध का विकल्प अपनाकर परिवर्तन की नींव डालता है।
वे किसान जो आज राजधानी में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत थी वहां होने की? घर में रहते सुरक्षित रहते। जैसे तमाम मजदूर संगठन घरों में बैठकर नजारे देख रहे थे मजबूर मजदूरों को लावारिस होने की, जैसे तमाम यूनियन के नेता लोग निस्वार्थ में लिपटे हुए आपदा में अवसर जैसे आत्मघाती नारे का स्वाद लेने में व्यस्त थे, उसी तरह ये भी अपने अपने सुख स्वप्न लेकर पड़े रहते। असुरक्षित माहौल में स्वयं को कटघरे में खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी? समझना हो तो कवि के उस इशारे को समझिए। कोरोना समय में भूख और अभाव से त्रस्त यही भीतर का तूफान है जो बहुत दिन से उमड़ रहा था इनके हृदय में। कोई सुन कहां रहा था इनकी। गांव से लेकर मंडी तक चले जा रहे थे। ग्राम प्रधान, काउंसलर से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी सभी ने तो इनकी आशाओं पर पानी फेरा। किसने पैसे भेजे और किसने राशन दिया, देने से ज्यादा गुणगान किया गया, अपना अपना प्रचार किया गया। सब किसी के जन्मदाता होते हुए भी सड़कों पर भीख मांगने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा इन्हें। ये सड़क पर थे और वे राजनीति के लोग इनके होने का उपहास उड़ा रहे थे। कवि को यह बात चुभती ही नहीं, द्रवित भी करती है। दबित हृदय में बेबस जुबानों की आवाज बन कोरोना समय में सड़क पर चलते हुए जन के माध्यम से सत्ता के समक्ष खड़े होकर कविता यह स्पष्ट करती है, जो सड़क पर होंगे वे एक न एक दिन समझ ही जाएंगे कि सड़क एक संभावना है। जो सड़क पर होंगे वे एक न एक दिन समझ ही जाएंगे कि सड़क एक संभावना है। वे समझ जाएंगे कि जैसे सड़कें तमाम मुश्किलें पार करती चली जाती हैं गांव तक, बिल्कुल वैसे ही जा सकती हैं संसद तक। यह वही किसान हैं जो सड़क से होकर संसद तक पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। जिस दिन भूखे, लाचार और बेबस लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने वाली सड़कें संसद तक पहुंचाना शुरू कर देंगी, उसी दिन से जो जन गलत नीतियों के कारण भूख और प्यास से टूट रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं, अपने होने को लेकर हतप्रभ और परेशान हैं, वही लोग विचारधारा के केंद्र में होंगे। वही लोग विचारधाराओं के केंद्र में होंगे। आज यदि सदियों से उपेक्षित लोग विचार और व्यवहार के धरातल पर केंद्र में है, तो इसका मतलब है कि गरीब, मजदूर, बेबस, उपेक्षित लोगों की तंद्रा एक जानी पहचानी आवाज सुनकर टूटी है। वह आवाज कविता की आवाज है। वह आवाज तमाम उपेक्षितों का है, जो नाउम्मीदी के अंधेरे को चीरकर आ रही है। वह आवाज ईमानदारी की सड़कों से होते हुए आई है, जिसे एक कवि दे रहा है लगातार। वह आवाज कवि भी सुन रहा है, कवि कहता भी है। क्या कहता है वह इस कविता में सुनिए कि सुन रहा हूं ना उम्मीदी के अंधेरे को चीरकर आ रही है एक जानी पहचानी आवाज। सुन रहा हूं ना उम्मीदी के अंधेरे को चीर कर आ रही है एक जानी पहचानी आवाज। कोई संबोधित कर रहा है मुझे लगातार। सुन रहा हूं अपने भीतर पसरती समूचे अस्तित्व पर छाती एक गहरी गूंज। वह कोई मेरा पुरखा है, उसकी आवाज में हजारों आवाजें हैं। उसके शब्दों से चिंगारी फूट रही है, घोर की नींद टूट रही है। उसके शब्दों से चिंगारी फूट रही है, घोर की नींद टूट रही है। यह जो हजारों आवाजें हैं, उसकी आवाजों में दरअसल यही जन को अभिव्यक्त करने का साहस है। यही जन को अभिव्यक्त करने का साहस है, जोखिम उठाने का परिणाम है। तमाम फैसलों के विरोध में पुरखों द्वारा चलाए गए शब्द सत्ता का आसरा लेते हुए
सत्तासीन उन राजाओं को अपदस्थ करने का साहस है जो एक्सीडेंटल राजा बने हुए हैं। यह कहते हुए कवि उसी तरफ इशारा करता है। कवि की पंक्तियां सुनिए। आपने फैसले किए, सैकड़ों लोगों ने जाने गंवा दी। आपने फैसले किए, सैकड़ों लोगों ने जाने गंवा दी। आपने फैसले किए, गरीबों को भूखों मरने की नौबत आ गई। आपने फैसले किए, बीमारी और विकराल होती गई। आपने बहुत फैसले कर लिए, अब जनता की बारी है। आपने बहुत फैसले कर लिए, अब जनता की बारी है, क्योंकि वह महज फैसले सुनने के लिए नहीं है। जब भी कोई आपदा आती है या आने को होता है, सत्ता या तो संदेश देती है या फिर फैसले सुनाती है। सत्ता किस तरह फैसले सुनाती है, या सुभाष राय की इन दो छोटी कविताओं को पढ़कर सुनकर देखिए। मैं अभी सुनाता हूं, आपको समझिए। कवि बताता है इन कविताओं के बारे में। कवि ने लिखा है, वहां पर मैंने इसको उठाया तो कवि ने कहा कि मैं पिछले वर्ष सोमनाथ में था, समुद्री तूफान, वायु टकराने वाला था और निकलने के सारे रास्ते बंद थे। कैसा लगा था तब देखिए। अब उस यहां सरकार की स्थिति को देखिए और कवि के अभिव्यक्ति का अंदाजा देखिए और परिदृश्य का आकलन लगाइए। कवि कहता है, सरकार ने कहा आप सोइए, हम जाग रहे हैं। जब तक सरकार है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा आप सोइए, हम जाग रहे हैं। जब तक सरकार है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तूफान को गुजर जाने दीजिए, नींद के भीतर से आप सोइए, हम जाग रहे हैं। यह जो छोटी सी कविता है, इसे सुनते हुए दिल्ली सरकार का वह प्रारंभिक एड आप देख सकते हैं, जिसमें केजरीवाल जी बार बार सब कुछ ठीक और संपन्न होने की दुहाई दे रहे थे और बाद में पता चलता है पूरी जनता सड़कों पर, बस स्टॉपों पर भटक रही है। अगली कविता छोटी सी, उसको देखिए। सरकार ने कहा आप अगर सागर के नजदीक हैं तो सुबह तक निकल लें। सरकार ने कहा आप अगर सागर के नजदीक हैं तो सुबह तक निकल लें। आपकी सुविधा का पूरा इंतजाम किया गया है। सारी बसें, ट्रेनें और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। गजब की स्थिति है। एक तरफ यह कि जब तक सरकार है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ यह कि आप अगर सागर के नजदीक हैं तो सुबह तक निकल लें, आपकी सुविधा का पूरा इंतजाम किया गया है। सारी बसें, ट्रेनें और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यहां इस फैसले और ऐलान से दो ही बातें निकल कर आती हैं। एक, या तो जनता पागल और मूर्ख है। दो, या तो सत्ता एकदम समझदार और चालाक है। यही चालाकी और समझदारी भरे कार्य इस कोरोना समय में भी जनता के साथ किए गए और वह अनिर्णय की स्थिति में बस अड्डों पर दोहरी मार झेलने के लिए विवश हुई। इस कोरोना समय में, इस कोरोजीवी समय में भी राजनीति ने अपना वास्तविक चेहरा नहीं छुपाया। सत्ता उसी तरह क्रूर और अमानवीय बनी रही जैसा पहले रहती आई या थी। कवि स्तब्ध रहे और कविता प्रतिरोध में त्योरियां चढ़ाए फड़फड़ाती रही। कवि की स्तब्धता ने कविता को आक्रामक बनाया और कविता ने प्रतिरोध की संस्कृति में आमूल चूल परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया। कवि और कविता भी यही बताना चाहते हैं सत्ता को कि यह राजतंत्र और तानाशाही का समय नहीं है, सही मायने में लोकतंत्र है। यहां लोक के मन और निर्णय तक ही सत्ताएं जीवित रहती हैं। यहां उन कवियों को ऐसी कविताओं से प्रेरणा लेने की जरूरत है जो कोरोना काल जैसी भयंकर त्रासदी में भी
प्रेमिका केश और प्रेम मिलन की आस में तमाशबीन बने रहे। सहसाचर्य की बात एकदम अलग है, लेकिन जन की उपेक्षा पर कविता का श्रृंगार खटकता है। क्षण की उपेक्षा पर आप कविता का श्रृंगार नहीं कर सकते। यहाँ छंद के बंध भी टूटते हैं और काव्य शास्त्र का ढांचा भी तड़तड़ाता है, टूटता है। ढांचा में संरचनागत बदलाव होता है और कोरोजीवी कविता का निर्माण होता है। कोरोजेता का संघर्ष निकल करके सामने आता है। कवि यह भी जानता है कि राजनीति महज षड्यंत्रों के आश्रय जिंदा रहती है, लेकिन लोकमन निर्दयी नहीं होते और न ही तो क्रूर और आतताई होते हैं, इसलिए ऐसे निर्णय लेने में बहुत दिल लगा देते हैं। कवि चाहता है कि हमारे समय का लोकमन निर्माण क्षमता से परिपूर्ण हो, इसलिए वह देश के हर नागरिक, बड़ा हो कि छोटा, सत्ता की सच्चाई बताना चाहता है। उन्हें खुशी होती है लोगों को राहत देकर। कवि कहता है उन्हें खुशी होती है लोगों को राहत देकर, तो उनकी खुशी के लिए किसी को तो मरना पड़ेगा ताकि उसके परिजन पा सके राहत। वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मरना पड़ेगा। हाल में हुए दिल्ली दंगे से लेकर कोरोना काल तक देखो, देखना है तो नोटबंदी से लेकर तालेबंदी तक देखो। लोग मरते गए और राहत का ऐलान होता गया। बिहार चुनाव हुआ, वहां भी दंगा हुआ, राहत दी गई, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, यह सुनाया गया। यह बात और है कि ऐसे दोषी पकड़े नहीं जाते और निर्दोष कभी न्याय नहीं पाते। यही वजह है कि पूरे कोरोना काल में लाशों को रखकर राजनीति हुई, लाशों के एवज में राजनीति हुई और हो रही है। कभी सत्ता से उपजी देश की यथार्थ तस्वीर को लोगों को दिखाना चाहता है कि पहले लोगों को भूखा छोड़ा जाता है और जब मरने लगते हैं तो उस भूख पर षड्यंत्रों के जाल बिछाए जाते हैं। चार्जर लगा जाल में हर समय निर्दोष लोग फंसते हैं, शिकारी बचकर निकल लेते हैं। भूखा होना कोई अपराध नहीं। कविता में कवि जो कुछ दिखाता है उस पर गंभीर से विचार करने की जरूरत है और हमें विवश होना पड़ता है। यह कविता सुनिए और आप भी विचार कीजिए। इस एक कविता को मैं आपको पूरा सुनाना चाहता हूं। वह भूखी थी। भूखा होना कोई अपराध नहीं है। वह भूखी थी, भूखा होना कोई अपराध नहीं है। उसे कैसे पता चलता कि यह जो फल की तरह दिख रहा है फल नहीं है। उसने केवल एक अनानास उठाया था खाने के लिए। वह अकेले शिकार नहीं हुई, उसका अजन्मा बच्चा भी मारा गया, उसकी कई पीढ़ियां मारी गई, थोड़ा जंगल भी मारा गया। शिकारी निकल गया जाल बिछाकर। वे भी भूखे थे, वे बस जिंदा रहना चाहते थे। जिंदा रहने की आकांक्षा कोई अपराध नहीं है। पुराने नोट बेकार हो गए थे, वे लाइन में खड़े थे पैसे निकालने के लिए। पुराने नोट बेकार हो गए थे, वे लाइन में खड़े थे पैसे निकालने के लिए। घंटों खड़े खड़े बेहोश होकर गिरे और मारे गए। जब अचानक पूरा देश बंद कर दिया गया और उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा, वे शहरों से निकल पड़े गांव के लिए। वे भी अकेले शिकार नहीं हुए रास्ते में, उनके साथ मारे गए उनके बच्चे। वे भी अकेले शिकार नहीं हुए रास्ते में, उनके साथ मारे गए उनके बच्चे, उनकी कई पीढ़ियां,
थोड़ा देश भी मारा गया, थोड़ा देश भी मारा गया। अब समझना है तो यह समझिए कि जानवर मरे या आदमी, जंगल मरे या देश, उन्हें बस मरना है। पीढ़ियां भी तबाह हो जाए तो उनका क्या जाता है, और गया कब है। मरने वाले के इतिहास को देखो। अब कवि ने दो घटनाओं, मरने वाले के इतिहास को देखो, और कवि ने दो घटनाओं का जिक्र भी किया है यहाँ पर, नोटबंदी और तालाबंदी। किसको क्या फर्क पड़ा है। यह भी एक विडंबना है देश का कि मरने वाले कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं, जबकि इन्हें मारने वाले अक्सर शिकारी निकल जाते हैं बचकर। किसको पता नहीं शिकारी कौन है, कल क्या बोल पाएंगे जो आज मौन है। कभी कभी कहता है यहाँ पर, अक्सर शिकारी निकल जाते हैं बचकर। किसको पता है, किसको पता है, किसी को पता नहीं शिकारी कौन है, कल क्या बोल पाएंगे जो आज मौन है। यदि वे बोलना ही जानते तो क्या आज यह स्थिति होती क्या। यदि वे बोलना ही जानते तो आज ये स्थिति न होती, और बोला ही कब, सिवाय जनता को पागल, मवाली और दोषी ठहराने के। यहाँ कब इतना कुछ दिखाने और कहने के बाद तस्वीरें कविता के माध्यम से जब यह कहता है कि, तस्वीरों में जितना दिखता है उससे ज्यादा रह जाता है बाहर। तस्वीरों में जितना दिखता है उससे ज्यादा रह जाता है बाहर। तस्वीरें कहां बताती हैं कि कभी भी बदल सकती है कबीर। तस्वीर तो आश्वस्त भी मिलती है और दुख भी होता है। आश्वस्त इसलिए कि जरा सोचो उन तस्वीरों के बारे में जो अब तक किसी फ्रेम में नहीं आती। जरा सोचो उन तस्वीरों के बारे में जो अब तक किसी फ्रेम में नहीं आई। आएंगी कभी तो आएंगी, छल की छाती पर लाखों पांव के, संवेद धमक की तस्वीर, समूची तस्वीर बदल जाने की तस्वीर। दुख इसलिए कि कविता की और पंक्तियां देखिए, शहर में चले गए लाखों लोगों का पैदल ही चल पड़ना गांव की ओर। तस्वीरों में दिखता है पर कोई भी तस्वीर कहां बताती है कि इतने सारे पांव चाहे तो एक झटके में रौंद सकते हैं शाही तख्त को। रात दिन चलते मजदूरों के चेहरों पर गहरी थकान और रास्तों पर जगह जगह मौन के निशान तस्वीरों में दिखते हैं, पर कोई भी तस्वीर कहां बताती है कि सारा दुख गुस्से में बदल जाए तो दरक सकते हैं बड़े से बड़े किले। हम भारतीयों में एक चीज सामान्य है, और वह है आशावादी होना। इसलिए जब कभी कहता है कि आएंगी कभी तो आएंगी, छल की छाती पर लाखों पांवों के, संवेद थमक की तस्वीर, समूचे तस्वीर बदल जाने की तस्वीर, तो विश्वास मानिए जितने भी दुख होते हैं सब आश्वस्त के सांचे में ढलकर परिवर्तन की लालसा लिए सुख में परिवर्तित होने लगते हैं। यह कम सुख की बात नहीं है कि जनता को हर एक निर्णय में भागीदार बनाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि इन तस्वीरों के बाहर यदि कोई देख सकता है तो वह है कवि और कविता। इसलिए क्योंकि इन्हें जन की वेदना से कहीं अधिक पहचान उनकी संवेदना की होती है। समकालीन हिंदी कविता में एक घटना भयानक घटित होती रही है इधर के दिन, और वह है संवेदनाओं का व्यापार। प्रतीकों से खिलवाड़ करते हुए संवेदनाओं के व्यापार का जो रास्ता खोजा गया वह दरअसल जन को अपदस्थ कर सत्ता में बने रहने का दिवा स्वप्न था, इससे अधिक कुछ नहीं। सुभाष राय संवेदना के पारखी कवि हैं, इसीलिए उन्हें मानवीय करुणा का कवि कहता हूं। दरअसल करुणा का भाव वहां उत्पन्न होती है जहां आत्मीयता होती है। सुभाष राय इस देश के प्रत्येक उस नागरिक से आत्मीय व्यवहार रखते हैं जो दीन है, दयनीय है, अथवा सत्ता के हाथों का खिलौना बनाए जाने के लिए जिन पर जाल बिछा दिया गया है।
कब यह जानता है कि हर हाल में सत्ता अपना हित साधेगी और जो कुछ मनुष्यता बची है या मनुष्यता जिनसे समृद्ध होनी है उन्हें क्रूर बना देगी। वह इसीलिए सचेत करता है ज्योति को, वही ज्योति जो अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दिल्ली से बिहार ले आई थी। इस कविता का पाठ पूरा मैं अंतिम में करूंगा और पूरी कविता आपको सुनाऊंगा। कवि कहता है ज्योति को, सावधान रहना बेटी, जब भी कोई साहस, कोई इरादा, कोई रोशनी देखती है वे डर जाते हैं और जाल बुनने लगते हैं। जाल क्यों बनने लगते हैं? ताकि अंधेरों की बस्ती में उजाले की रोशनी न बिखर सके। किसी भी रूप में भला मानुष सत्ता के षड्यंत्रों का शिकार न हो, यह कवि की कोशिश रहती है। कवि की कोशिश होती है कि वह मूक और चुप हो चुके जन के साथ रहे, उनकी वेदना और संवेदना का ख्याल रखते हुए चुप्पियों की आवाज को बराबर सुनने का प्रयास करते हुए कवि की इस चुप्पियों की आवाज कविता को सुनिए। यह छोटी सी कविता है। चुप्पियों की भी होती है अपनी आवाजें, चुप्पियों की भी होती है अपनी आवाजें। डर से अख्तियार की गई चुप्पियां उबलती रहती हैं भीतर ही भीतर। जो खुद को सुनने के लिए चुप होते हैं अक्सर रास्ता भटक जाते हैं, पर जो दूसरों को सुनने के लिए चुप होते हैं वे सुन पाते हैं चुप्पियों की दहाड़। चुप्पियों से बीहड़ अंधकार होता है। चुप्पियों में प्रवेश करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा सुलगती रहे लगातार। चुप रहकर ही संभव हो सकता है किसी के चुप हो जाने की वजह तक पहुंचना। चुप रहकर ही संभव हो सकता है किसी के चुप हो जाने की वजह तक पहुंचना। चुप रहकर ही सुनी जा सकती है दुख से चुप हो जाने की आवाज, दुख से चुप हो जाने की आवाज। इस कोरोना काल में सुभाष राय के आसपास के ही कितने कवि लगातार दहाड़ मारकर चिल्लाते चीखते रहे, लेकिन सुभाष राय का कवि मन चुप रहा और बेबसों की आवाज को पहचानता रहा, उन्हें शब्द रूप देते हुए जनमंच पर लाने का प्रयास करता रहा। आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन यह जो कविताएं आपने सुनी इस वक्तव्य में दरअसल उसी चुप का परिणाम है। मौन जो रहे उनकी आवाज को जनमंच पर लाना कहां आसान होता है, और लाते कितने हैं। सभी तो अपने लिए परेशान हैं, इस मंच पे पहुंच जाए, उस मंच पे पहुंच जाए, इस पर बोलाएं, उस पर बोलाएं, उन पर उल्लेख हो जाए, इन पर उल्लेख हो जाए। जुगाड़ तंत्र का भरा हुआ संसार है, लेकिन जो चुप और मौन आवाज को सुनने में स्वयं को व्यस्त रखे हुए हैं वो निसंदेह कबीर की परंपरा को निभा रहे हैं। सुभाष राय का कवि हृदय सुनता है, और इसे देखते हुए यदि मैं यह कहूं कि सत्ता के प्रतिरोध में सुभाष राय हिंदी कविता के भविष्य हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको मैं अगर कहूं कि सुभाष राय कविता के भविष्य हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सोचना इसको। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही दो स्थापना दे चुका हूं, मानवीय करुणा और राजनीतिक चेतना का कवि, और दोनों स्थापनाएं लोगों को आक्रामक होने के लिए आमंत्रित कर रही हैं मुझ पर, ठीक उसी तरह जैसे कोरोजीवी कविता के नाम को सुनकर लोग उखड़े हुए भाग रहे हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है, कोरोजीवी कविता के नामकरण पर शोर शराबा करना कोई आश्चर्य नहीं है। अभी तो और मेढक निकलेंगे, अभी कुछ ही निकल रहे हैं। अभी बरसाती मेढकों का आना तो बाकी है, क्योंकि बरसात तो हो ही नहीं रही। इधर इधर कुछ व्यस्तताएं हैं लोगों की,
जैसे ही बारिश शुरू होगी वैसे ही कुछ मोढ़क निकलेंगे और कोरोजीवी कविता से लेकर के ऐसे कवियों के हस्तक्षेप पर प्रश्न खड़े करेंगे, मुझे पता है। और इस पर भी आक्षेप होंगे कि मानवीय करुणा और राजनीतिक चेतना का कभी कहा गया तो कैसे कहा गया। अब भाई ये कारण आप ढूंढो, हम तो कह रहे हैं और वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी यह स्पष्ट कर दूं कि कभी पढ़िए सुभाष राय की कविताओं को और कवि की समाट बयानी को नहीं, स्पष्ट जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत कम चेहरे हैं इधर समकालीन कविता में जिनकी लगभग कविताओं में राजनीतिक प्रतिरोध की क्षमता दिखाई देती है। और सुभाष राय के यहां जो राजनीतिक प्रतिरोध है वो मैं फिर से कहना चाहता हूं को व्यक्ति केंद्रित नहीं है। समकालीन हिंदी कविता में बहुत से कवियों को मैं पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा हूं, व्यक्ति केंद्रित होकर के बात कर रहे हैं। वो निरा सांप्रदायिक और जातिवादी होकर के बात कर रहे हैं। कवि व्यवस्था विरोध में कविताएं रच करके जनता को जागरूक करने में श्रम लगा रहा है, जनता को जागरूक करने में व्यस्त है। और नो डाउट कि जो कविता की दो लाइनें भी अगर किसी सजग पाठक के निगाह से होकर के गुजरती हैं तो उसे अंदर तक झकझोर देती है। कवि कहता है एक जगह कि जीतेंगे वे जो लड़ेंगे युद्ध टालने के लिए, जीतेंगे वे जो लड़ेंगे युद्ध टालने के लिए, भूख बीमारी और मौतों से लोगों को बचाने के लिए। कल सिर्फ वही जिएंगे जो आज मरेंगे दूसरों के लिए। यह कवि है, यह कविता की आवाज है, यह कवि की प्रतिबद्धता और कविता की संकल्पना है कि कल सिर्फ वही जिएंगे जो आज मरेंगे दूसरों के लिए। यह कवियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है, लेखकों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि अपने लिए जुगाड़ करने से ज्यादा अधिक जरूरी है दूसरों के लिए व्यवस्था करने में स्वयं को संलग्न करना। जब आप अपने लिए जुगाड़ करने से कहीं अधिक व्यस्त दूसरों के लिए व्यवस्था करने में होंगे तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा, तंत्र का जाल टूटेगा, माया लोक बिखरेगा, जन सामान्य स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र होकर के बिछड़ेगा। वहां भड़ास नहीं होगी, वहां विचारों की उर्वरता होगी, बंजरता नहीं होगी, बंजर नहीं होगी विचार की धरती, उर्वरता होगी। और ऐसी उर्वरता को लाने में, ऐसी उर्वरता को निरंतर बढ़ाने में सुभाष राय की कवि दृष्टि सक्रिय है, इस बात पर खुशी होती है। मैंने आपसे वादा किया था कि सुभाष राय की एक कविता है, एक चिट्ठी ज्योति बेटी का नाम। एक चिट्ठी ज्योति बेटी के नाम, यह कविता सुनिए और इस कविता को सुनाने के बाद मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। तो आइए सुनते हैं। ज्योति बेटी, वे तुम्हें खोज रहे हैं। ज्योति बेटी, वे तुम्हें खोज रहे हैं, साइकिलिंग का मौका देना चाहते हैं। ज्योति बेटी, वे तुम्हें खोज रहे हैं, साइकिलिंग का मौका देना चाहते हैं, लेकिन अभी वे तुम्हारी परीक्षा लेंगे और पास हो जाओगी तो अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन अभी वे तुम्हारी परीक्षा लेंगे और पास हो जाओगी तो अपने पत्ते खोलेंगे। तुम्हारे साहस पर, तुम्हारे इरादे पर अभी उन्हें भरोसा नहीं है। वे सारी लड़कियों को मौका नहीं देते, उन्हें आम बच्चियों की चिंता नहीं है। वे सारी लड़कियों को मौका नहीं देते, उन्हें आम बच्चियों की चिंता नहीं है। तुम भी आम होती, पिता की निरुपायता पर रोती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी आम होती, पिता की निरुपायता पर रोती और
रोते रोते मर जाती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुम्हें फोन किया क्योंकि तुमने असहायता को ठुकरा दिया, असंभव को संभव कर दिखाया। गुरुग्राम से दरभंगा तक 1200 किलोमीटर सिर्फ 7 दिन में घायल पिता को कैरियर पर लादे साइकिल से बेटी, यह कोई साधारण बात नहीं है। गुरुग्राम से दरभंगा तक 1200 किलोमीटर सिर्फ 7 दिन में घायल पिता को कैरियर पर लादे साइकिल से बेटी, यह कोई साधारण बात नहीं है। यूं ही इवांका मुग्ध नहीं है तुम पर, बात इतनी सरल नहीं है जो तमाम लोग तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं। बात इतनी सरल नहीं है जो तमाम लोग तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं। ये जो अपना मुकुट तुम्हारे कदमों में डाल रहे, ये तुम्हारा सम्मान नहीं करते। ये जो अपना मुकुट तुम्हारे कदमों में डाल रहे, ये तुम्हारा सम्मान नहीं करते, ये तुम्हारे इरादे से डरते हैं। तुमने देखा नहीं जब लाखों लोग भूख प्यास थकान और मौत को चुनौती देते हुए सड़कों पर निकल पड़े, तब भी वे डर गए थे। वे हर मजबूत इरादे से, हर अबाध संकल्प से डर जाते हैं। तभी तो लोग रास्ते में मरते रहे, घायल होते रहे, खुदकुशी करते रहे और वे खामोश सब कुछ देखते रहे। उन्हें तुम्हारे नाम से तब तक कोई परेशानी नहीं जब तक वे उसके मायने नहीं समझते। उन्हें तुम्हारे नाम से तब तक कोई परेशानी नहीं जब तक वे उसके मायने नहीं समझते। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम यूं ही नहीं रखा होगा। नाम रखते हुए उन्हें अपने चारों ओर पसरे गहरे अंधेरे का एहसास जरूर हुआ होगा। नाम रखते हुए उन्हें अपने चारों ओर पसरे गहरे अंधेरे का एहसास जरूर हो रहा होगा। अंधेरा नहीं होता तो वे इतनी दूर दिल्ली में आकर रिक्शा नहीं खींचते। बेशक उन्हें उजाले की दरकार थी, बेशक उन्हें उजाले की दरकार थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा नाम ज्योति रखा और तुमने उनके उम्मीद को अर्थ दिया। तुम थी तो मुश्किल वक्त में पिता की जिंदगी में सांसों का उजाला बचा रह गया। तुम थी तो मुश्किल वक्त में पिता की जिंदगी में सांसों का उजाला बचा रह गया। सावधान रहना बेटी, जब भी कोई साहस, कोई इरादा, कोई रोशनी दिखती है, वे डर जाते हैं। सावधान रहना बेटी, जब भी कोई साहस, कोई इरादा, कोई रोशनी दिखती है, वे डर जाते हैं और कोई जाल बुनने लगते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा ये कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। सुनिए इस पंक्ति को। यहां सत्ता के षड्यंत्र, व्यवस्था की क्रूरता और स्त्री जीवन की उस दयनीय स्वीकार पर गहरे आत्मबोध के साथ कवि बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा ये कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। बेटी बने रहना, बेटी होना कोई कमतर होना नहीं है। बेटी बने रहना, बेटी होना कोई कमतर होना नहीं है। बेटी होकर तुमने जो कर दिखाया है, उससे बेटियों का माथा चौड़ा हुआ है। सिर्फ 15 साल, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? सिर्फ 15 साल, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी हो सके तो पढ़ना लिखना, अपने भीतर रोशनी जमा करना, अवसर मिले तो बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाना जो उनमें जीवन के पक्ष में खड़े रहने का साहस पैदा कर सके। बहुत प्रशंसाओं से भटक मत जाना, बहुत प्रस्तावों से भी गुमराह मत होना। बहुत प्रशंसाओं से भटक मत जाना, बहुत प्रस्तावों से भी गुमराह मत होना। कुछ समझ में ना आए तो बुधिया को याद करना, कुछ समझ में ना आए तो बुधिया को याद करना। उसने 4.5 साल की उम्र में मैराथन पूरा किया। पुरी से भुवनेश्वर तक की 65 किलोमीटर की दूरी महज 7 घंटे में पूरी की। जैसे तुम्हारी हिम्मत देख वे दंग हैं,
उसी तरह तब भी पगला गए थे सबके सब। फिल्म बनी बुधिया सिंह वरना टू रन। फिल्म बनी बुधिया सिंह बॉर्न टू रन। उसे बहला फुसला कर ले गए वे ट्रेनिंग के लिए, हॉस्टल में डालकर भूल गए और फिर कभी बुधिया लौट नहीं सका मैराथन में। उसे बहला फुसला कर ले गए ट्रेनिंग के लिए, हॉस्टल में डालकर भूल गए और फिर कभी बुधिया लौट नहीं सका मैराथन में। सुनो सुनो, कोई भी दिक्कत आए तो बोलना, चुप मत रह जाना। सुनो, कोई भी दिक्कत आए तो बोलना, चुप मत रह जाना। एक चिट्ठी ज्योत बिटिया के नाम। कवि की यह जो चिट्ठी है वो सिर्फ ज्योत बिटिया के नाम चिट्ठी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और संसार की हर उस बेटी के नाम चिट्ठी है जो कभी कहता है कि कोई दिक्कत आए तो बोलना, चुप मत हो जाना। ये है सुभाष राय की कवि दृष्टि। तो आप सबने धैर्य के साथ मुझे सुना। कोरोजीवी कविता और सुभाष राय की कवि दृष्टि पर यह वक्तव्य रहा। आगे यह सीरीज चलती रहेगी समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवियों पर, जिनके अंदर कोरोजीवी कविता का अंश पाया जाएगा। उन पर लगातार काम चलता रहेगा, क्योंकि विचार रुकना नहीं चाहिए। विचारों का कार्य है लोगों तक प्रवाहित होना, और लोगों को कार्य है विचारों को आत्मसात करना। अगर विचारों में शक्ति है तो वह प्रवाहित होगी। समुद्र के लहरों को, नदियों के प्रवाह को और कविता की सार्थकता को कोई रोक नहीं पाया है, कोई मंद नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कहने में अगर थोड़ी भी सार्थकता हुई है तो उस सार्थकता को कविता की सार्थकता में शामिल करके माना जाए। अभी यह कोरोना का दौर चल रहा है। आप सब घर में रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने कोरोजीवी कविता और सुभाष राय की रचना दृष्टि पर बोलने का अवसर यह मुझे दिया। अंशु भाई का इसलिए आभार कि उन्होंने सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम को के आयोजन और संयोजन की जिम्मेदारी को संभाला। इसी के साथ सभी सुनने वाले श्रोताओं को, गुरुजनों को नमस्कार, सादर प्रणाम, धन्यवाद।